हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, बहुत टाइम बाद जो है क्लासों को मुझे ऐसा लगा कि सिस्टमैटिक कर देना चाहिए, है ना। बहुत टाइम ऐसा हो चुका है कि यार कभी फर्स्ट ईयर की वीडियो आ रही है, कभी सेकंड ईयर की वीडियो आ रही है, और कुछ चैप्टर हमने बीच में छोड़ दिए थे, कुछ आगे हो गए, पीछे हो गए, सब कुछ जो है थोड़ा अस्त व्यस्त सा हो गया। वो इस वजह से हो गया कि पहले हमारा सही सिस्टम तो चल रहा था, हमने फर्स्ट ईयर में जो शुरू की थी, सेकंड ईयर की जो क्लासेस हमने शुरू की थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बीच में एक कोर्स मुझे करना पड़ा, 3 महीने के लिए मुझे जाना पड़ा, तो उसकी वजह से सारा तितर बितर सब अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ, है ना। तो अब हम उस पर कोई बहानाबाजी नहीं बनाना चाहते, बहानेबाजी नहीं, लेकिन फिर भी जो 3 महीने का जो गैप रहा, उस बीच बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है। 3 महीने में कई सारे चैप्टर क्लियर हो जाते, लेकिन वो सारा क्या है, अस्त व्यस्त हो गया। अब उस समय हमारी इंटरमीडिएट की क्लासें चल रही थी, कुछ लेक्चर हिंदी के चल रहे थे, कुछ इंग्लिश के, वो सारा मिक्सअप हो रहा था, कुछ भी मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में, कोई क्लियरिटी, कोई पता नहीं चल रहा था। तो अब जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों, फर्स्ट ईयर से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर से मजे के साथ एकदम बिल्कुल सारे बेस, सारे फंडामेंटल, सब कुछ क्लियर करके चलेंगे, सारा बेस, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके जैसे हमें लगेगा आगे कि अब हमें इंटरमीडिएट की क्लासेस भी शुरू कर देनी चाहिए, तो इंटरमीडिएट के भी कर लेंगे। तो दिनों का जो है क्या कर देंगे, विभाजन कर देंगे। अरे सर वाह, क्या बात है, इतनी चिंदी बोल रहे हो। तो दिनों को बांट लेंगे, ठीक है ना। या एक दिन ऐसे रखेंगे कि 3 दिन आपकी सेकंड ईयर की फिजिक्स हो जाएगी, 4 दिन आपकी जो है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हो जाएगी, जो भी होगा आगे। फिलहाल जो है मैंने ये सोचा कि हम अगर जब तक हम फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू नहीं करते फिजिक्स की, तो सेकंड ईयर का यार पता क्या है, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होने का, फर्स्ट ईयर का आपकी फिजिक्स क्लियर नहीं होने की, आप सेकंड ईयर में वो दिक्कत हो जाएगी, फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। तो हमने सोचा पहले फर्स्ट ईयर से क्लियर करके चलते हैं, उसके बाद जाएंगे सेकंड ईयर पे, थोड़ा मजा आएगा समझने में, क्योंकि हमारा बेस क्लियर रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर है, हालांकि ये बोर्ड के हिसाब से, किसी भी कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा पहला चैप्टर है, और जब बुक में दिया है तो कुछ ना कुछ महत्व जरूर होगा, वरना ये नहीं दिया जाता। तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा, ठीक है। चाहे हम इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़े, जैसे भी, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट और भौतिक जगत तथा मापन, यदि हिंदी में कहें, इसका आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1। देखो, नोट्स बनाने का फायदा ये है, नोट्स वैसे तो अब बहुत सारे एजुकेशनल चैनलों पर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं। नोट्स मैं भी आपको दे सकता हूं, लेकिन जो नोट्स अपने हाथ का मजा है, अपने हाथ के बने हुए नोट्स को जो पढ़ने का जो मजा है बेटा, वो कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो जो बच्चे सुस्त टाइप के हैं, वो जो है वो नोट्स किसी से उतार लेंगे, कोई कॉपी कर लेंगे, कुछ कहीं कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने हाथ से हैंडमेड नोट्स बना रहे हो, तो बेटा उसका पढ़ने का मजा ही कुछ और। अगर आपको सीखना है यार, ठीक है। और यदि केवल पास होना है, तो पास होने के लिए फिर आप वही अपना सॉल्ट पेपर जो है खरीदो, गैस पेपर खरीदो, मॉडल पेपर, जो भी आपको खरीदना है, एग्जाम के टाइम पे आप 1-2 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हो, पास हो जाते हो, ठीक है। लेकिन यदि आपको सीखना है, सीखने के पर्पज से, तो आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर भी आपको देखने पड़ेंगे, जितना भी आप कोशिश कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक। और पढ़ाई के लिए बेटा देखो, अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आपने ये ठाना है कि मुझे पढ़ना ही है किसी भी तरीके से, तो अपना बिल्कुल भी समय वेस्टेज मत करो यार। कुछ भी, जिस भी समय याद आता है, अरे मैं खाली बैठा हूं, किताब निकाली, पढ़ना शुरू कर दे। आप एक दिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जब भी समय तुम्हारे पास खाली मिलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर समय के लिए आप ये एक्सपेरिमेंट करो, एक दिन के लिए, केवल मेरे कहने पर, केवल और केवल एक दिन के लिए आप ये इस्तेमाल करके देखो कि जब भी तुम्हें याद आए, हो सकता है तुम भूल भी जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब भी तुम्हें याद आए, उसी समय अपनी किताब उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ। अरे यार, मैं बोलता हूं कि ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं बना होगा जो इंसान ने नहीं बनाया होगा, इंसान ने सॉल्व नहीं किया गया। वो भी तो इंसान ही थे जिन्होंने कुछ किया, लेकिन करने का एक जुनून था, लगन थी एक करने की, ठीक है। तो आज से आप भी ये ठान लो कि जब भी हमें मौका मिलता है, देखो आप खेलने भी जाओगे, ठीक है, अचानक खेलते जा रहे हो, सोचोगे अरे यार केवल आज के दिन ही तो मुझे करना था, मैं आज पढ़ के देख, मन से, ऐसा नहीं कि नई किताब उठाई ऐसे देखने बैठ गए, उसका तो कोई फायदा नहीं, वो तो चाहे तुम जन्म जन्म तक बैठे रहो, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको उठना है, पढ़ना है मन से।
अरे मैं कह रहा हूं आपको, आपने अगर 20 सवाल भी पढ़े एक दिन में, 20 सवाल, उस 20 सवाल का आपने 2-3 बार रिवीजन करा, आप खुद बताना कि क्या प्रोग्रेस है, खुद बताना, मैं नहीं बता रहा हूं। 20 छोड़ो, 10 सवाल भी देखो आप, 10 टॉपिक देखो, 10 पॉइंट देखो, 10 पॉइंट देखो, 10 पॉइंट आप याद करोगे, चलो मुझे 10 पॉइंट याद करने आज, ठीक है, 10 पॉइंट से याद करो ना यार, 10 पॉइंट देख लो, कोई से भी देख लो, कोई से भी, चाहे वो 2-2 3-3 लाइन के हो, कोई से भी देखो, स्टार्टिंग करो शुरू से, ठीक है। उन 10 पॉइंट को याद करना, फिर उसके 10-15 मिनट बाद लगेगा तुम्हें कि भूल गए, उनको ध्यान रखना है कि हाँ देखो मैंने क्या पढ़ा था, हो सकता मैं भूल गया हूँ, नया क्वेश्चन याद कर रहे हो, नया पॉइंट याद कर रहे हो, यार मैं वो भूल गया हूँ, पढ़ो उसे दोबारा से। अरे कम से कम तुम 3-4 बार रिवीजन करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। फिर तुम अपना इंटरेस्ट बताना कि सर अब हमें पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा। चलो बहुत सारी बातें हो गई है, अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स की बात हम चल रही थी। फिजिक्स क्या है, आज का जो पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत तथा मापन, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, ठीक, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, सर बी इतना दूर बना दिया, ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स वर्ड कहां से आया है, ग्रीक। फिजिक्स क्या है, ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। और जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर, NATURE। सर इसका मतलब तो नटूरे बन रहा, नटूरे, ऐसी इंग्लिश मत यूज करना, ठीक है बेटा। तो ये क्या बना है, नेचर मतलब प्रकृति, है ना। तो फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड, ये कहां से लिया गया है, ग्रीक से, ग्रीक शब्दावली से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। और विज्ञान क्या है बेटा, विज्ञान साइंस, ठीक। साइंस क्या है, साइंस जो सिस्टमैटिक नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान है, प्रयोगों प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया नहीं, प्राप्त किया गया क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, विज्ञान है, ठीक है। प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा, प्रयोगों, लैंग्वेज मिक्स रहेगी बेटा, ठीक है, प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त किया गया क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान। विज्ञान कहलाता है प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, ठीक है, साइंस क्या है, लैटिन वर्ड है ये, क्या है, लैटिन। कोई दूसरा मत सोचना यार तुम, लैटिन है ना, तुम जल्दी से शब्दावली को चेंज भी कर देते हो। क्या है, लैटिन, लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है टू नो, जिसका मतलब क्या है, टू नो, यानी कि जानना, बोले तो जानना, ठीक। मतलब आज ऐसे ही होगा यार, परिचय तो इंट्रोडक्शन ही तो है, जिसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं वास्तव में है क्या, उसका बेसिक, उसका बेस तो एक बार समझ लेंगे है क्या, ठीक है ना। मैं उतारना चाहूँ, उतारने के लिए कुछ खास ऐसा नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस समझ लो आज भी, ठीक है। तो आइंस्टाइन कहते हैं, चलो हमने क्या कहा, साइंस इज ए लैटिन टू नो वर्ड। तो फिजिक्स इज क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस, या सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग, ये भी कह सकते हैं, इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, ठीक है। मतलब फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर अध्ययन करने का क्या है, विषय को क्या कहते हैं बेटा, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग क्या,
नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना। एक बार जरा देख लें, जरा आप वर्ड सही ढंग से, क्लियरिटी ठीक आ रही है वीडियो की, जरा चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत मस्त मस्त वाली, बढ़िया वाली, गुड। चलो अच्छी बात है, ठीक। तो अब हम देखो, आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि विज्ञान केवल, विज्ञान क्या है, केवल नियमों का संग्रह नहीं है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं, आइंस्टाइन वैज्ञानिक है भाई, ठीक है, मोहल्ले पड़ोस का मतलब समझ लेना। आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि फिजिक्स क्या है, विज्ञान क्या है, विचारों का केवल और केवल क्या है, एकमात्र संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे स्वतंत्र विचारों का, स्वतंत्र विचारों का, ठीक, स्वतंत्र विचारों का क्या है, स्वतंत्र विचारों और सिद्धांतों का संग्रह है। नियमों का संग्रह नहीं है केवल, ये क्या है, स्वतंत्र विचारों और सिद्धांतों का संग्रह है विज्ञान, ठीक, जिनके आधार पर विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अरे भाई, इसी के आधार पर जब हम कोई सोचते हैं, ठीक है, हम अपने दिमाग द्वारा पहले किसी की कल्पना तो करते हैं, सोचते हैं। अरे ऐसे तो कोई चीज दिमाग में नहीं आ जाती, ठीक है। मान लिया तुम कहीं के बारे में, मान लिया तुम्हें कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी, तुम उसके बारे में सोचोगे मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मुझे कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में मेरी कमांड है, सब उसके बारे में क्या करोगे, मतलब तैयारी करोगे ना, एक दिमाग में उसकी तैयारी तो करोगे ना, बनाओगे ना, उसका फिगर बनाओगे ना, देखोगे ना कि मैं कहां पे मेरा कौन सा पॉइंट मजबूत है, मैं किसको आकर लेके जाऊंगा, बेस किसको मानूंगा मैं, ठीक है, कहां से मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगा। तो ये सब कल्पना क्या, काल्पनिक, पहले हमें क्या करनी पड़ती है, उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। विचारों का क्या है, संग्रह, विचारों का केवल, विचारों का क्या है, विचारों के, स्वतंत्र विचारों के, मस्तिष्क के स्वतंत्र विचारों के नियमों और सिद्धांतों का क्या है, संग्रह है, जिसके आधार पर विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन या व्याख्या की जाती है, ठीक है। विज्ञान वह विषय है जिसमें इतने बड़े ब्रह्मांड को, जिसमें इतने बड़े ब्रह्मांड को छोटे रूप में संकुचित किया गया है, इतने बड़े ब्रह्मांड को जिसमें इतने, अरे पूरे ब्रह्मांड में जो भी सब कुछ है, जो एक सिस्टम से लगा, सब क्या है, विज्ञान ही तो है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं इस बारे में कि सर पहले विज्ञान आया या पहले ज्ञान आया है, पहले विज्ञान आया। बहुत सारे लोग करते हैं ना, जो मतलब जो विज्ञान से जो हटे हुए लोग, हालांकि विज्ञान के लोगों को इतना सोचने का समय नहीं मिलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इतना ज्यादा सोचते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे चलो भाई, अच्छा तेरे पास विज्ञान है, विज्ञान से पढ़ाई करी तूने, तेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, पहले ज्ञान आया है, विज्ञान आया, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लाएंगे अचानक, जिसे आदमी चकरा जाएगा, यार क्या बताऊं इसका जवाब। पहले ज्ञान आया या पहले विज्ञान, या पहले ये कह लें पहले मनुष्य आया पहले विज्ञान आया, पहले ज्ञान आया पहले विज्ञान। अरे विज्ञान तो हमेशा से ही अवेलेबल है। अगर आपको समझने की शक्ति पहले से ही होती, ये चीजें आज तो नहीं बनी है, सूर्य आज नहीं बना है, चंद्रमा आज नहीं बना है, ग्रह आज नहीं बने, उपग्रह आज नहीं बने, बारिश आज नहीं हो रही है, तूफान आज नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी किन्हीं दो पार्टिकलों का जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, वो आज नहीं हो रहा, पहले से ही तो हो रहा है। अरे पहले भी तो क्या होता था, कोई चीज ऊपर फेंकते थे तो नीचे ही तो आती थी, ठीक। अरे हमारे पास उसको सोचने की, समझने की क्षमता हमारे पास बाद में विकसित हुई है। तो इसका मतलब क्या, विज्ञान तो हमेशा से ही अवेलेबल है, विज्ञान तो हमेशा से प्रेजेंट है, उसे समझने का ज्ञान हमें धीरे धीरे करके डेवलप होता है, क्या प्राप्त कर दिया। पहले तो हमें यही नहीं पता था कपड़े पहनने हैं, पहले तो आदि मानव की जिंदगी, चलो उन बातों पे नहीं जाते हम, ठीक है। और इसके बारे में स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं, स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो बिल्कुल विज्ञान पढ़नी छोड़ दो भाई। स्टीफन हॉकिंस क्या कहते हैं कि जिन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, नियम बनाते हैं, ठीक, जिन घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, नियम बनाते हैं, उनके ऊपर स्टडी करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसकी सिद्धांत तैयार करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो यार वो इन फ्यूचर तक वैसे के वैसे ही टिके रहे, उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन, कुछ गलत भी साबित हो जाते हैं, कुछ क्या हो जाते हैं, गलत भी साबित हो जाते हैं। जैसे अभी ग्रहों के बारे में प्लेटमी एक वैज्ञानिक थे, प्लेटमी, अब ये मत सोचना कि नहीं इनका जन्म प्लेट में हुआ था, ठीक है। प्लेटमी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। प्लेटमी क्या थे,
प्लेटमी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले पृथ्वी केंद्रित एक सिद्धांत दिया था। पृथ्वी केंद्रित एक सिद्धांत का मतलब क्या है? उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में यह कहा, सौर परिवार के बारे में यह कहा कि पृथ्वी एक केंद्र है और सारे ग्रह, सूर्य ग्रह, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, वो सारे क्या करते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये किसने कहा था? प्लेटमी ने। भाई उससे पहले इसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो सबने क्या किया? प्लेटमी की बातों पे यकीन किया। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? जब प्लेटमी ने यह सिद्धांत दिया, उसके बाद कॉपरनिक्स, ठीक, उसके बाद क्या है? कॉपरनिक्स का सिद्धांत आया। कॉपरनिक्स का क्या सिद्धांत आया? इनका सिद्धांत क्या था? पृथ्वी केंद्रित। इनका सिद्धांत क्या था? सूर्य केंद्रित। यानी कि पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत को सूर्य केंद्रित सिद्धांत से ट्रांसफर्ड कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक, जियोसेंट्रिक बोलते हैं इसे, जियोसेंट्रिक, ठीक, प्रिंसिपल। और ये क्या था? हेलिसेंट्रिक। हेलिसेंट्रिक प्रिंसिपल। जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, सॉरी हेलियोसेंट्रिक प्रिंसिपल। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक प्रिंसिपल कह लो, थ्योरी कह लो। ठीक है, ये कॉपरनिक्स ने क्या बताया कि सूर्य एक केंद्र है सौर परिवार का, और सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह जितने भी है, जो भी आकाशीय पिंड है, सब क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सब क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धीरे धीरे करके उसमें फिर इंप्रूवमेंट हुआ। फिर लास्ट में किसने नियम दिया? केपलर ने, जेम्स केपलर ने। ठीक है, फिर आया का हमारे पास केपलर का नियम। केपलर ने कहा कि ग्रह, उपग्रह सूर्य के चारों तरफ तो घूमते हैं, लेकिन वो वृत्तीय कक्षाओं में नहीं घूमते। इन्होंने कहा था वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। इन्होंने कहा चारों तरफ घूमते तो हैं, लेकिन क्या है, कहां घूमते हैं वो? इलिप्टिकल पाथ। किसमें? इलिप्टिकल पाथ। किसमें? इलिप्टिकल पाथ में। ठीक, किसमें घूमते हैं बेटा? इलिप्टिकल पाथ में, यानी कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। सूर्य उनके एक फोकस पर होता है, यानी कि अंडे के आकार में, इस तरीके से। ये हो गया इलिप्टिकल पाथ। ये हो गया इलिप्टिकल पाथ। क्या दिखाई दे रहा है? जरा एक बार देखूं। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा नीचे चले गए हम? हाँ, ज्यादा नीचे जाने वाले थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? इलिप्टिकल पाथ हो गया। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, चलो, ये सभी लिखने की विशेष जरूरत नहीं है, आप सबको पता भी होगा यार, इतना तो सभी को पता है। और अगर पता भी नहीं होगा तो फिर भी कोई बात नहीं, वीडियो पड़ी हुई आपके पास, देख सकते हैं। उतारना है किसी को तो उतार भी सकते हैं। अगर कोई बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें जानकारी सारी चाहिए, तो ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, उतारो जरूर। ठीक है, जल्दी जल्दी से। चलो, ये यहीं पे पड़ी रहेगी वीडियो। वैसे वीडियो प्राइवेट नहीं की जाएगी, इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं मैं। ठीक है कि मैं अपनी वीडियो को प्राइवेट कर दूं, ठीक है ना? हाँ, कहीं तुम सोचोगे सर आपको कोई पता लग रहा है, हमें कहीं ढूंढने के लिए विदेश में आना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ओके, अब बात करते हैं लाइट के लिए। तो लाइट के लिए सबसे पहले न्यूटन का क्या था? कणिका सिद्धांत। लाइट के लिए, लाइट यानी कि प्रकाश, प्रकाश के लिए क्या था? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने क्या दिया? कणिका सिद्धांत, यानी कॉर्पस्कुलर थ्योरी।
कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं इसे, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन का कणी का सिद्धांत आया। इस सिद्धांत को किसने जो है किसके सिद्धांत से प्रतिस्थापित किया गया बाद में? बात अभी जो हो रही थी, स्टीफन हॉकिंस ने जो कहा था कि धीरे धीरे करके जो हमारे पास जो हमने किसी भी परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं, कुछ सिद्धांत बनाते हैं, उनमें किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। एक हमने अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था, जब हमारे पास सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी के चारों ओर ग्रह घूम रहे थे, बाद में क्या हुआ, सूर्य के चारों ओर घूमते गए, लास्ट में जो हमारा नियम बना उस समय क्या पढ़ रहे हैं हम, केपलर के नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वो दीर्घवृत्ताकार में, यानी कि इंप्रूवमेंट होते होते, सुधार होते होते कहां तक पहुंचा, वो केपलर तक पहुंचा। ऐसे ही है जो लाइट के लिए जो न्यूटन का जो कणी का सिद्धांत आया था, इसके बाद फिर क्या करा, इस सिद्धांत को किससे प्रतिस्थापित किया गया, किससे ट्रांसफर किया गया, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से। हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत, हाइगेंस के तरंगों के सिद्धांत से इसे प्रतिस्थापित किया गया। क्योंकि जब यह, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हाइगेंस का सिद्धांत जो है प्रकाश के क्या है, वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। जब हाइगेंस का सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट को समझाने में नाकाम रहा, समझाने में असफल रहा या नाकाम रहा, फिर उसके बाद किसने, आइंस्टीन के क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ लाइट, क्या है फिर आइंस्टीन का, उसके बाद फिर किसने अपना सिद्धांत दिया, आइंस्टाइन का क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ लाइट। क्वांटम प्रिंसिपल ऑफ लाइट के सिद्धांत से क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। और फाइनली फिर किसने दिया, फाइनली जो टच दिया, फाइनल टच दिया डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। क्या आया, डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब देख लो कितना बड़ा चेंज होता है ना, कहां कहां नियम देते गए वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग, कहां कहां नियम देते गए, और लास्ट में ये कहां तक पहुंचा, इंप्रूवमेंट होते होते ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो यही स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि भाई कोई भी नियम सिद्धांत क्या है, हम बनाते हुए ये नहीं कह सकते उस समय कि ये जो है भविष्य में जो हमेशा ये ऐसे के ऐसे ही क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, भविष्य में ऐसे कैसे स्टेबल रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आने वाली घटनाओं के आधार पर जब हम देखते हैं उसको, उसमें मतलब इस समय की घटनाओं के साथ ये किस तरीके से तालमेल में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, या इसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, यदि उपयुक्त नहीं है तो उसे नकार दिया जाता है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, कुछ उसमें चेंज किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपने देखे दो सिद्धांत इस समय को। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार परमाणु की संरचना को कई वैज्ञानिकों ने समझाना चाहा, परमाणु की संरचना को भी कई वैज्ञानिकों ने समझाना चाहा, लेकिन लास्ट में क्या उसमें, लास्ट में जो बोहर का सिद्धांत चला, नील बोहर का, ठीक है। बाद में किसका, फाइनली बोहर का परमाणु मॉडल, परमाणु के सिद्धांत में भी परमाणु का जब परमाणु संरचना जब अध्ययन किया गया, बोहर का सिद्धांत।
यहां भी कई वैज्ञानिकों ने पहले इसे समझाना चाहे, लेकिन लास्ट में क्या नाम है, बोहर का सिद्धांत। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में? और जब ये सिद्धांत बनते हैं, नियम बनते हैं, तो किसी भी नियम को बनने के लिए, किसी भी सिद्धांत को बनने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले हम उसके बारे में क्या करनी पड़ती है, हमें परिकल्पना। कोई भी वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत, कोई भी वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरता है। इन स्टेपों से इसे निकलना पड़ता है। सबसे पहले क्या है हमारे पास? परिकल्पना। परिकल्पना, हाइपोथेसिस। अरे जब तक भाई हम किसी चीज के बारे में कल्पना करेंगे ही नहीं, दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं बनाने के लिए, तब तक क्या बनाओगे? तब तक किसके ऊपर अध्ययन करोगे? यदि आज मैं इसके ऊपर अध्ययन करने लग जाऊं कि अरे इसमें ऐसा क्या है भाई आगे कि ये इसको मिटा दे रहा है, कि ये इसको मिटा दे रहा है, और मैं मार्कर को रगड़ रहा हूं, मार्कर को रगड़ने पे ये मिट नहीं रहा है, मार्कर को रगड़ने पे मिट नहीं रहा है, इसको रब कर रहा हूं तो ये, अरे भाई मैं कुछ सोचूंगा तो पहले कि यार ऐसा है क्या इसमें। जब तक मैं अपने दिमाग में कुछ सोचूंगा ही नहीं, तब तक मैं अध्ययन किस चीज पे करूंगा? तब तक मैं अध्ययन किस चीज पे करूंगा? फिर आता है वास्तविक प्रेक्षणों से तुलना। वास्तविक प्रेक्षणों से तुलना। वास्तविक प्रेक्षणों से तुलना यानी कि कंपैरिजन विद रियल टेस्ट्स। कंपैरिजन विद रियल टेस्ट। कंपैरिजन विद रियल टेस्ट। कंपैरिजन विद रियल टेस्ट। ठीक। नंबर 3 क्या आता है? विवेचना। उसके बारे में फिर विवेचना करो, डिस्कशन। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने परिकल्पना की, आपने एज्यूम किया, कुछ देखा, कुछ किया, अरे भाई मैं इस चीज पे स्टडी करना चाह रहा हूं, मुझे इस चीज, उसके बारे में जानकारी जुटाओगे, एक इमेज बनाओगे अपने दिमाग में, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता, पर वैज्ञानिक कोई वो नहीं दे सकते, हम कोई नियम नहीं दे सकते इनके लिए, है ना। लेकिन जब हम यहां पे पहुंचते हैं दूसरे, वास्तविक प्रेक्षणों से तुलना। वास्तविक प्रेक्षणों से तुलना, ठीक। जब हम वास्तविक प्रेक्षणों से तुलना करते हैं, तब हमें, जब हम उस परिकल्पना को देखते हैं कि वास्तविक प्रेक्षणों से वो कितना मैच कर रहा है, जो हमने कल्पना की थी कि ये इस तरीके से काम करेगा, ये इस सिद्धांत पर काम करेगा, तो हम क्या करते हैं, उस परिकल्पना को देखते हैं कि वास्तविक प्रेक्षणों से ये कितना मैच कर रहा है, कितना मैच कर रहा है। उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उसका क्या करते हैं? उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। मतलब जो वैज्ञानिक जो नियम और सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, मैंने कोई नियम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, मैं वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूं कि वो क्या करते हैं, जो उन्होंने परिकल्पना की थी, जो उन्होंने कल्पना की थी, वो जो है उन वास्तविक प्रेक्षणों से क्या करते हैं, उनकी तुलना करते हैं जो उन्होंने परिकल्पना की थी। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसका, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद विवेचना होती है। उसके बाद यानी कि उस समय के अकॉर्डिंग वो नियम सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, इस समय के अकॉर्डिंग उसका परिदृश्य क्या है, ठीक है, आज वो नियम फिट बैठ रहा है, यानी कि आज प्रेजेंट टाइम में होने वाली समस्याओं को वो कितना सॉल्व कर पा रहा है, कितनी उसमें एक्यूरेसी आ रही है, कितनी उसमें शुद्धता आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या की जाती है? विवेचना की जाती है। क्लियर? अब आते हैं हम, देखो कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने कोई कल्पना की और हमने कोई सिद्धांत दे दिया, किसी को पता नहीं है कुछ भी। भाई सिद्धांत, कोई भी नया वैज्ञानिक जब कोई भी खोज करता है, उसको गलत कौन ठहराएगा? गलत कौन ठहराएगा? जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाएगा उसके कंपैरिजन में कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है। अगर एक ही खोज करेगा तो सारे के सारे क्या सच ही मानेंगे भाई, उसे मानना पड़ेगा सच। जब तक कोई दूसरा खोज नहीं करेगा उस बारे में, तब तक तो सच मानना पड़ेगा हमें। जैसे ही कोई दूसरा उसके ऊपर खोज करता है तो उसके सत्यता की जांच करेगा, है ना, कि ये सही है या नहीं है, इस परिदृश्य में सही है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये सही है या नहीं है। जब तक उसकी वो कल्पना नहीं,
तुलना नहीं करेगा, कंपैरिजन नहीं करेगा, तब तक कैसे पता चलेगा सही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे पास कि हम कोई कल्पना करते हैं, हमने कोई नियम प्रतिपादित कर दिया, कल्पना की, हमने कोई नियम प्रतिपादित कर दिया, नियम प्रतिपादित कर दिया, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि कई बार वो जो है वो नियम जो है भविष्य में वो सच निकल जाता है। भविष्य में क्या होता है, वो नियम बिल्कुल सत्य निकल जाता है। मतलब परिकल्पना ही की थी, अभी उसकी कोई जांच ही नहीं की थी, अभी उसकी कोई जांच नहीं की थी। ऐसा क्या हुआ, पॉल डिराक ने, पॉल डिराक एक वैज्ञानिक थे, पॉल डिराक, पॉल डिराक ने कहा था 1930 में कि प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है। क्या होता है, प्रतिकण, एंटी पार्टिकल। क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है। भाई उसके ही 2 साल बाद 1932 में एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने किसकी, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज की और यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है। क्योंकि पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन किसका, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन किसका है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। क्या इतनी सी बात समझ में आई बेटा, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन क्या है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो है कुछ कोई हमने अपने मन में कोई एक कल्पना की है, ठीक है, और कोई हमने नियम बना दिया, लेकिन उसके बारे में कभी फिर उसके बारे में जांच हुई, दूसरे वाले ने देखा क्या इसमें सही कहा भी है या नहीं है, कहीं ऐसे ही तुक्का भेड़ दिया, जैसे हम एग्जाम में करते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम में करते हैं ना, तुक्का भेड़ दिया, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं रहता है कि सही क्या है गलत क्या है, बस अंदाज लगा दिया। तो ऐसे ही फिर लोग जांच करने वाले आगे आते हैं, दूसरे भी उस पर जांच करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, तो वो सही पाया जाता है और वो वेरीफाई हो जाता है, फिर नियम बन जाता है, परमानेंट नियम, ठीक है, जिसे 2 साल बाद फिर एंडरसन ने सत्य सिद्ध कर दिया था। चलो अब बात करते हैं बेटा हम, ठीक है, कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लो, उतार लो, ये पॉल डिराक ने क्या कहा था, प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है, ठीक है, एंटी पार्टिकल होता है, प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है, प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है, प्रतिकण होता है, ठीक। और 1932 में जिसे प्रूव कर दिया गया एंडरसन द्वारा कि ये पॉजिट्रॉन क्या था, पॉजिट्रॉन। वैसे कोई उतारने के लिए कुछ खास नहीं है इसमें, बस खाली समझने के लिए था, बस खाली क्या था, समझने के लिए था, ठीक है। तो इसे रब किया जाए, प्राइवेट नहीं करूंगा, वीडियो को प्राइवेट नहीं करूंगा, चिंता नहीं करना अरे सर पहले कोई आपका चैनल देख तो ले, प्राइवेट तो तब करोगे। बिल्कुल सही कहा बच्चा, जब चैनल को देखोगे यार तभी तो पहले सर कोई आपका चैनल देखेगा तभी तो प्राइवेट करोगे आप वीडियो को, जब कोई देखने वाले होंगे आपको, हैं। इतना हवा में मत उड़िए सर, अभी पढ़ाना है पढ़ाओ। ओह थैंक यू बच्चों भूल गया था मैं। तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र क्या है बेटा, भौतिकी का कार्यक्षेत्र, अरे यार भौतिकी का कार्यक्षेत्र, भौतिकी का कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या है भाई भौतिकी का कार्यक्षेत्र, तो भौतिक विज्ञान की बहुत शाखा है जिसमें हम प्रकृति के घटनाओं, है ना, प्रकृति के बारे में और प्रकृति की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, जैसे बरसात कैसे होती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, ठीक है, रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, दूध क्यों फटता है, दही क्यों जमती है, बारिश क्यों होती है, बादल क्यों बनते हैं, ठीक है,
वैद्युत बल क्या होता है, और क्या बोलते हैं धारा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या करते हैं हम इस पे अध्ययन करते हैं। स्कोप ऑफ क्या है, फिजिक्स है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी के आधार पर फिजिक्स क्या है, भौतिकी के सॉरी फिजिक्स में क्या है, हमें भौतिकी के कार्यों को हमें दो भागों में विभक्त किया है। दो भाग कौन कौन से हैं, दो भागों में। भौतिकी को दो भागों में, दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, किसमें, स्थूल प्रभाव क्षेत्र यानी कि मैक्रोस्कोपिक, स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक इफेक्टिव, मैक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड, और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक इफेक्टिव फील्ड। अब जो हमारा क्या है, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड। मैक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड में हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक में हम मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आने वाली क्या घटनाओं में क्या करते हैं बेटा, हम क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत मैक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड में हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, इसके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का अध्ययन। क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आता है, मैकेनिक्स हो गया भाई, मैकेनिक्स तो हो ही गया, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। ठीक, उसके बाद फिर इसमें क्या होगा, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोड, फिर आ गया हमारा थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आ गया, थर्मोडायनामिक्स भी आ गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वैद्युत गतिकी आ गया, थर्मोडायनामिक्स आ गया, उष्मागतिकी है ना, थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी। तो ये सब चीजों का हम क्या करते हैं उसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत मैक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड में, यानी कि स्थूल प्रभाव क्षेत्र जो हमारा भौतिकी का है, उसमें हम इन सब चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसमें हम सब क्या करते हैं, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। भाई मैकेनिक्स में मुख्यतः क्या होता है, मैकेनिक्स में क्या आता है, न्यूटन की गति और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, न्यूटन गति के नियम तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स मुख्यतः क्या है, मैकेनिक्स में
न्यूटन गति के नियम, न्यूटन गति के नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, पिंडों की गति संचरण के नियम, इन सब चीजों का हम क्या करते हैं इसमें, दृढ़ पिंडों की गति, संतुलन, फिर ध्वनि तरंगों का संचरण, इन आदि का क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि पिंडों की गति हो गया, दृढ़ पिंडों की गति, दृढ़ पिंडों की गति, ठीक है, ध्वनि तरंगों का संचरण, ध्वनि तरंगों का संतुलन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इत्यादि का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं हम ये, मैकेनिक्स के। किसके अंतर्गत करते हैं ये, मैकेनिक्स में न्यूटन गति के नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, और इसमें हम क्या करते हैं, इन चीजों का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। अब बात यदि हम करें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, क्या करते हैं हम देखो। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यानी कि वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी में हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा, है ना, वैद्युत क्षेत्र हो गया हमारा, जिसमें हम, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम नियम, भाई कूलाम का नियम हो गया हमारा, ठीक है, फैराडे के नियम हो गया, ऑस्टेड का नियम हो गया, एम्पियर का नियम हो गया। ठीक है, कूलाम का नियम है, फैराडे के नियम है, ऑस्टेड का नियम है, एम्पियर का नियम है, ठीक है ना, एम्पियर का नियम है, और मैक्सवेल का, मैक्सवेल के नियमों का क्या करते हैं अध्ययन, इनको स्टडी करते हैं, मैक्सवेल के नियमों का अध्ययन। मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, है ना, मैकेनिक्स हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इन सब चीजों का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब उसमें क्या, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, ऊष्मा तथा कार्य में संबंध हो गया, ऊष्मा तथा कार्य में संबंध इत्यादि, इन सब चीजों का क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं। तो ये है बेटा सब जो है मैक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड, मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक इफेक्टिव फील्ड, सॉरी इफेक्टिव फील्ड। ओके, अब बात यदि हम करें, देखो बस आज का छोटा सा एक पॉइंट अब हमारा ये रह गया, क्या, माइक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड। बाकी इसका एक लेक्चर और है, वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म, क्योंकि इसमें इतना कुछ है नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है बेटा, द्रव्य का निर्माण, उसकी संरचना की, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, आणविक तथा नाभिकीय संरचना है, बस और कुछ नहीं है। देखता हूं एक बार जरा आ जाएगा नीचे या नहीं आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ऊपर से मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर से।
ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा बेटा, है ना, बिल्कुल लिख लिया होगा। लिखा नहीं होगा तो वीडियो यहीं पड़ी हुई यार, कहीं नहीं भाग रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, माइक्रो की, माइक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड की। ठीक है, बात करते हैं हम, हाँ, माइक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड, माइक्रोस्कोपिक इफेक्टिव फील्ड, इसके अंतर्गत द्रव्य की संरचना, द्रव्य की संरचना, द्रव्य हो गया, द्रव्य की संरचना, द्रव्य मतलब सब्सटेंस, पदार्थ, द्रव्य की संरचना हो गया। ठीक है, द्रव्य की संरचना होगा, और उसकी संरचना के साथ आणविक तथा नाभिकीय घटनाएं, द्रव्य की संरचना के साथ आणविक तथा नाभिकीय घटनाएं, संरचना के साथ आणविकीय तथा नाभिकीय घटनाएं, नाभिकीय घटनाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही काफी है। कल हम प्रकृति में मूल बल जो होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कल उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है, आपने अच्छी तरह सुना होगा, इसके बारे में जाना होगा। लिखना कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, वैसे ही जो लिखना चाहेंगे उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये सब चीजें जब आप किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हो, जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, तो मेरा मानना तो यह है कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप चैप्टर में, आप बुक में जो लास्ट तक पहुंच के शुरू का चैप्टर खोल रहे हैं, यार ये तो हमें पता ही नहीं है अभी तक क्या होता है। तो आपको जानकारी के लिए सब कुछ चीजें नोट जरूर करनी चाहिए यार। तो अपने नोट्स बनाते रहे, मेहनत करते रहे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं बेटा, ओके, बाय बाय।